अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है लवणों के बारे में। लवण, और लवण बनते कैसे हैं? अम्लों व क्षारकों की आपसी अभिक्रिया से। जब हम अम्ल व क्षारक इन दोनों की अभिक्रिया करवाएंगे तो बनेंगे लवण व जल। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण क्यों कहते हैं? क्योंकि अम्ल व क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं एक दूसरे के प्रभाव को, और क्या बनाते हैं? लवण। इसीलिए इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। और जो लवण होते हैं वो क्या होते हैं? उदासीन। और उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा? हाँ जी, 7। लेकिन इसके अलावा भी कुछ लवण ऐसे होते हैं जो अम्लीय प्रकृति के होते हैं और कुछ क्षारकीय प्रकृति के भी। कैसे? देखिए, अगर हम प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षारक इन दोनों की आपस में अभिक्रिया करवाएंगे तो हमारे पास बनेंगे, एक बार फिर देखिए, प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षारक। जब इनकी आपस में अभिक्रिया करवाएंगे तो अम्ल ये स्ट्रोंग है और दुर्बल क्षारक ये वीक है। तो जिसके कारण क्या होगा, जो क्षारक है ये पूर्णतः अम्ल के प्रभाव को खत्म नहीं कर सकता, कुछ न कुछ अम्लीय प्रभाव बाकी रहेगा। तो जिसके कारण जो लवण बनेगा वो अम्लीय प्रकृति का होगा, तो उसको हम बोलेंगे अम्लीय लवण। प्लस में जल। इसी प्रकार अब हम प्रबल क्षारक लेते हैं। पहले हमने लिया प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक, अब हम इसको प्रबल कर देते हैं और इसको दुर्बल। प्रबल क्षारक प्लस में दुर्बल अम्ल। तो आप बताइए क्या बनेगा? प्रबल क्षारक है और दुर्बल अम्ल, तो कौन सा प्रभाव अभी बाकी रहेगा? हाँ जी, क्षारक का प्रभाव बाकी रहेगा भी, क्योंकि जो अम्ल है वो कंप्लीटली इसके प्रभाव को खत्म नहीं कर पाया, उदासीन नहीं कर पाया कंप्लीटली क्षारक को। तो कुछ ना कुछ प्रभाव क्षारक का बाकी रहेगा। तो जो लवण बनेगा वो क्या होगा? क्षारीय लवण। अब अगर इनके पीएच के मान की बात करें तो जो अम्लीय लवण है तो इसका पीएच मान कितना होगा? 7 से कम या ज़्यादा? तो अम्ल का पीएच मान हमेशा ही 7 से कम होता है, और क्षारीय लवण का पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा। तो ये है लवणों के बारे में। अब हम जानेंगे कि साधारण नमक से हम कौन कौन से रसायनों का उत्पादन कर सकते हैं। साधारण नमक से जो रसायन उत्पन्न होते हैं वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। दूसरा जो रसायन है वो है विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका ये फार्मूला है, कैल्शियम फिर ऑक्सीजन फिर क्लोरीन, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। उसके बाद में जो तीसरा रसायन है वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का उपयोग हम कहाँ करते हैं? खाना बनाने के अंदर, केक बनाने में इसका उपयोग होता है किचन में, और इसका फार्मूला है NaHCO3। अगला जो रसायन है वो है धोने का सोडा Na2CO3.10H2O। Na2CO3 मीन सोडियम कार्बोनेट .10H2O। ये जो .10H2O है ना, इसको बोलते हैं क्रिस्टलन जल। ये क्रिस्टल फॉर्म के अंदर होता है धोने का सोडा, जो हम डिटर्जेंट घरों में यूज करते हैं, टाइड, निरमा, जो भी, तो
वो उसमें कुछ ना कुछ नमी होती है, तो वो क्रिस्टल फॉर्म होती है, और उसके अंदर जो नमी होगी उसको बोलते हैं क्रिस्टलन जल। क्रिस्टलन के अंदर जो जल पाया जाता है उसको बोलते हैं क्रिस्टलन जल। तो इसके अंदर होते हैं 10 मॉलिक्यूल इसके। तो इसका पूरा नाम सुनिए, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट, डेका मतलब 10 के लिए, और H2O को बोलते हैं हाइड्रेट। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस मीन POP। तो POP से मूर्तियां भी बनाई जाती है, और घरों में छतों पे कई बार कारीगरी भी करवाई जाती है, छतों पे, दीवारों पर। और इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, आधा है ये H2O, ये भी क्रिस्टलन जल है। इसको पूरा नाम क्या बनेगा देखिए, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, तो ये इसके नाम है। अब इनकी बारी बारी से हम चर्चा करेंगे, इनको बनाने की विधि और देखेंगे इनके उपयोग। तो शुरू करते हैं। अब हम बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है NaOH, और इसको साधारण भाषा में कहते हैं कास्टिक सोडा। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को एक नाम और दिया गया है, क्लोर क्षार प्रक्रिया। तो क्यों दिया गया उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इसके अपरेटस के बारे में, बनाने की विधि के बारे में जानते हैं। तो कुछ इस प्रकार का अपरेटस होगा, एक पूरा सेल तैयार किया गया है। तो इसमें कैथोड और एनोड, और इनमें को विद्युत प्रवाहित करने के लिए बैटरी से जोड़ दिया गया। जो नेगेटिव सिरा होता है उसको तो बोलते हैं कैथोड, जिस पे ऋण आवेश होता है, और जिस इलेक्ट्रोड पर धनावेश होगा उसको बोलेंगे एनोड। ये पॉइंट आपने नोट रखना है कि जिस इलेक्ट्रोड पर ऋण आवेश होगा उसको बोलेंगे कैथोड, और जिस इलेक्ट्रोड पर धनावेश होगा उसको बोलेंगे एनोड। कहने का मतलब बैटरी का नेगेटिव सिरा कैथोड के साथ और पॉजिटिव सिरा एनोड के साथ जोड़ दिया जाता है। और इसमें डालेंगे, इस बर्तन में हम डालेंगे NaCl प्लस में वाटर, मीन्स नमक का घोल। इसके अंदर सॉल्यूशन प्रिपेयर किया हमने NaCl, और साथ में क्या है, वाटर, नमकीन पानी है, नमक का पानी कह सकते हैं। तो होगा क्या, जब इसमें वाटर मिक्स करेंगे तो ये आयन फॉर्मेशन करेंगे। कौन कौन से आयन प्रोड्यूस होंगे, सोडियम आयन, फिर क्लोरीन आयन, और वाटर के भी 2 आयन्स प्रोड्यूस होंगे, हाइड्रोजन आयन और OH नेगेटिव आयन। कुछ इस प्रकार के इसमें आयन्स की फॉर्मेशन होगी। तो जब हम इसको बैटरी से जोड़ेंगे इलेक्ट्रोड्स को, तो क्या होगा, जो नेगेटिव टर्मिनल है, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है यानी कि कैथोड, वो क्या करेगा, पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये हाइड्रोजन इसके ऊपर जमा हो जाएगा। सेम यही प्रोसेस इधर होगी, ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो क्लोरीन इसके ऊपर जमा हो जाएगी। तो कुछ इस प्रकार की प्रोसेस होगी, लेकिन Na भी तो पॉजिटिव है, ये इधर नहीं गया, OH नेगेटिव है तो ये इधर नहीं गया। ये इसलिए नहीं गए क्योंकि ये हाईली एक्टिव है, और ये हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर रिएक्ट कर लेगा और फॉर्मेशन करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो इसके पास यहाँ एक और जो NaOH की फॉर्मेशन होगी वो कैथोड के पास होगी। तो अब ध्यान से एक बार फिर नोट कीजिए, हाइड्रोजन की फॉर्मेशन कैथोड पर, क्लोरीन की फॉर्मेशन एनोड पर, और हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन कैथोड के पास। एक बार फिर, कैथोड के ऊपर नहीं होगी, कैथोड के पास होगी, उस एरिया में होगी सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन। तो कुछ इस प्रकार की ये रिएक्शन है। अब क्योंकि इसके अंदर क्लोरीन गैस निकल रही है, तो इसलिए इसको कह सकते हैं हम क्लोर, और एक क्षार निकल रहा है, इसमें क्षार प्रोड्यूस हो रहा है,
NaOH क्या एक क्षार है, तो इसलिए इन दोनों के कंबाइंड नाम से इसको नाम दिया गया है क्लोर क्षार प्रक्रिया। तो ये है आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया। एक बार फिर देख लीजिए, हमने एक अपरेटस इस प्रकार सेट किया कि उसके अंदर हमने एक बर्तन लिया, 2 इलेक्ट्रोड लिए, उनको पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको बोलते हैं कैथोड, पॉजिटिव टर्मिनल को बोलेंगे एनोड। और इस अपरेटस के अंदर हमने वाटर मिक्स कर दिया विद सोडियम क्लोराइड, तो एक नमकीन सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया और आयन फॉर्मेशन होगी उसके अंदर। सोडियम और क्लोरीन, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन, इनकी फॉर्मेशन होगी। क्लोरीन पॉजिटिव की तरफ खींचा चला जाएगा और हाइड्रोजन नेगेटिव की तरफ खींचा चला जाएगा। बचेंगे सोडियम और OH, ये पहले रिएक्ट कर लेते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसलिए इधर इनके ऊपर नहीं जाते। तो इस प्रोसेस से हमें क्या निकल के सामने आया, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई जो कैथोड पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हुआ जो भी कैथोड के पास, और एनोड पर क्या प्रोड्यूस हुई, क्लोरीन। तो ये है क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्योंकि इसमें क्लोरीन प्रोड्यूस होती है तो इसको क्लोर, क्षार प्रोड्यूस होता है तो इसलिए क्षार, क्लोर क्षार प्रक्रिया इसको बोलेंगे। तो इसकी रिएक्शन देखते हैं, NaCl प्लस में H2O, यही हमने मिक्स किया था। विद्युत गुजारेंगे तो क्या क्या फॉर्मेशन होगी, NaOH प्लस में H2 की भी फॉर्मेशन हुई है और क्लोरीन की भी फॉर्मेशन हुई है। तो कुछ इस प्रकार की इसकी रिएक्शन होगी। बाकी पढ़ते हैं इसकी थ्योरी के बारे में। थ्योरेटिकली सोडियम हाइड्रोक्साइड को नोट कर लीजिए। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, ये हम पढ़ चुके। और इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी मैं बता चुका, क्योंकि क्लोरीन उत्पन्न होती है और क्षार में एक क्षारक का निर्माण होता है जो होता है NaOH, और इसकी ये रिएक्शन ये भी हम आपको बता चुके। अब एनोड पर क्या होगा, क्लोरीन गैस उत्पन्न होगी, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी और कैथोड के पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब साथ के साथ एक अलग से हेडिंग दें इनकी उपयोग। पहले क्लोरीन के उपयोग लिख लें, उसमें आप लिखोगे जल को साफ करने में PVC, CFC और रोगाणुनाशक के तौर पर इनको उपयोग किया जाता है। PVC मीन्स जो पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनमें इसका उपयोग होता है इनको बनाने में। कैथोड पर हाइड्रोजन निकलती है, इसके उपयोग लिखो, हाइड्रोजन को ईंधन के तौर पर उपयोग करते हैं, अमोनिया बनाने में उपयोग करते हैं और खाद के तौर पर भी इसका उपयोग किया जाता है खाद बनाने में। कैथोड के पास NaOH साबुन व अपमार्जक बनाने में, धातु से ग्रीस साफ करने में वह कागज बनाने में इसका उपयोग होता है। तो ये इनके उपयोग थे, ये भी आप नोट कर लीजिए। और ये जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन इसके अंदर हुई है, इनका उपयोग आगे भी किया जाता है। जैसे क्लोरीन और हाइड्रोजन का उपयोग HCl उत्पन्न के उत्पादन में किया जाता है और NaOH और क्लोरीन का उपयोग विरंजक चूर्ण के निर्माण में होगा। और विरंजक चूर्ण के बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। अगले जिस लवण की हम बात करने जा रहे हैं वो है विरंजक चूर्ण, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये इसका फॉर्मूला नोट कर लीजिए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इंग्लिश में इसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। तो देखिए किस प्रकार बनता है। शुष्क अवस्था में बुझा हुआ चूना हम लेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पर से क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। मीन्स बुझा हुआ चूना लिया शुष्क, उस पर से क्लोरीन गुजारी जाएगी, क्लोरीन की विक्रिया होगी और उसके फलस्वरूप निर्माण होगा विरंजक चूर्ण का, प्लस में जल। तो ये इसकी विक्रिया है, नोट कर लीजिए इसको बनाने की विधि। अब इसके उपयोग की बात करते हैं। तो उपयोग इसके वस्त्र उद्योग में विरंजन के लिए, ब्लीचिंग के लिए वस्त्र उद्योग में इसका उपयोग होता है।
कागज फैक्ट्री में लकड़ी की मज्जा को साफ करने के लिए, लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के व्यंजन के लिए मीन्स ब्लीचिंग के लिए, कई रासायनिक उद्योगों में भी इसका उपयोग होता है उपचाय के तौर पर, पीने के पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए इसका उपयोग होता है क्योंकि इसमें क्लोरीन होती है, तो इसलिए। तो ये आपका व्यंजक चूर्ण का टॉपिक है, नोट कर लीजिए सारे का सारा, इसमें सब आगे बनाने की विधि और उपयोग। अब हम बात कर रहे हैं बेकिंग सोडा के बारे में, और बेकिंग सोडा का उपयोग रसोई घर में आमतौर पर किया जाता है, जैसे पकोड़े बनाने में, खाना जल्दी बनाना हो तो इसका उपयोग किया जाता है, बेकरी में भी इसका उपयोग किया जाता है, केक बनाना हो, पाव रोटी बनानी हो, ब्रेड बनाने हो तो बेकिंग सोडा का उपयोग होता है। तो देखिए किस प्रकार इसकी फॉर्मेशन होती है, क्या है इसके फार्मूले। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ये इसका फार्मूला, और नाम बनेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसको बनाने की विधि, नमकीन पानी लेंगे हम, नमकीन पानी मतलब NaCl प्लस में H2O, और उसमें मिलाएंगे हम CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। तो हमारे पास दो प्रोडक्ट बनेंगे, पहला बनेगा बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सेकंड बनेगा अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। तो ये इसकी बनाने की विधि। और अब बात करते हैं जब इसको गर्म करेंगे हम NaHCO3 को, तो क्या होता है, इसको गर्म करने पर ये सोडियम कार्बोनेट में ब्रेक डाउन हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, और वाटर और CO2 फ्री होगी। ये हमारा वही पुराना नियम भी, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कंपाउंड अगर हम उसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पर क्या होगा, उसमें से गैसें निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी, इस फार्मूले पे डिपेंड करता है। तो देखिए फार्मूले में CO3 दिया हुआ है, तो मीन कार्बन डाइऑक्साइड निकल सकती है, तो CO2 बाहर निकली, और अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी है तो वाटर वेपर भी निकलेंगे। तो इस प्रकार ये दोनों, इसमें वाटर वेपर और CO2 भी फ्री हुए गर्म करने पर इसको। अब बात भी आती है इसके उपयोग की। तो बेकिंग सोडा का उपयोग ज़्यादातर रसोई घर में ही उपयोग होता है ये। तो बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग होगा। बेकिंग पाउडर हम कैसे बनाएंगे, देखिए इसके दो तरीके हैं, या तो हम बेकिंग सोडा का उपयोग करें और बेकिंग सोडा को गर्म कर दें, जैसे ये रिएक्शन दिखाई दे रही है। तो हमने क्या किया, NaCO3 इसको, ये गर्म करने का निशान है, इसको गर्म किया, तो इसमें जो मेन हमें जो कंपोनेंट हमें चाहिए वो ये CO2। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है गर्म करने पर, और खाना बनाने में, केक बनाने में हमें यही चाहिए CO2। कैसे, देखिए बेकिंग पाउडर बनाने में हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा डालते हैं प्लस में टार्टरिक अम्ल, तो क्या होगा, NaCO3 बेकिंग सोडा प्लस में हम टार्टरिक अम्ल डाल रहे हैं, तो अम्ल क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं, तो उस टार्टरिक अम्ल ने हमें दे दिया H+ आयन, तो जिसके कारण क्या होगा, ये CO2 प्लस में H2O ये प्रोड्यूस करेगा, साथ में अम्ल का सोडियम लवण तैयार करेगा। जो अम्ल हम इसमें उपयोग कर रहे हैं उसका सोडियम लवण तैयार करेगा। तो ये विक्रिया है। तो CO2 प्रोड्यूस करनी है हमने इसमें। तो CO2 प्रोड्यूस करने के लिए हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको गर्म करके, या फिर इसमें कोई भी अम्ल डाल के भी कर सकते हैं। दोनों मेथड से किसी भी तरीके से हम कर सकते हैं। तो CO2 क्यों उत्पन्न कर रहे हैं हम, क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसका क्या कारण है, देखिए इस अभिक्रिया में उत्पन्न CO2 के कारण केक में खमीर उठ जाता है तथा इससे यह मुलायम व स्पंजी हो जाती है। केक देखा होगा आपने, मुलायम होता है, इसे फुल्ला सा हुआ होता है, तो वो फूल जाता है इसी कारण केक। कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है इससे संबंधित कि एक बेकरी वाले ने केक बनाया, लेकिन उसका जो केक बना वो सख्त बना, तो वो इसमें क्या डालना भूल गया, तो उसमें वो बेकिंग पाउडर डालना भूल गया, जिसके कारण ये मुलायम व स्पंजी बनता है। दूसरा,
इसका जो उपयोग है यह एंटासिड का एक संघटक है। मीन्स एंटासिड के बारे में हम पढ़ चुके हैं, एंटी एसिड के बारे में। एंटासिड जो क्या करते हैं, पेट में अम्लों के प्रभाव को कम करने का काम करते हैं। तो ये इसका मुख्य अवयव कह सकते हैं। एंटासिड इसी से बनता है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है भी ऐसा बताओ लवण जिसका उपयोग एंटासिड में किया जाता है। तो हम लिख सकते हैं इसमें कौन सा होगा, ये। और जो तीसरा उपयोग है, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। अग्निशामक मीन आग बुझाने वाले यंत्र, उनमें इसका उपयोग होगा। जो सोडा अम्ल अग्निशामक है मीन्स जिसमें सोडा डालते हैं और अम्ल डालते हैं। तो अभी हमने रिएक्शन की कि सोडा डालने से और अम्ल डालने से क्या चीज़ उत्पन्न हुई, CO2। और CO2 क्या करेगी, आग बुझाने का काम करती है। ये हम जानते हैं, छोटी क्लासेस में से पढ़ चुके हैं। तो इसलिए इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है आग बुझाने के लिए। तो ये इसके उपयोग थे, बनाने की विधि थी। तो ये था आपका बेकिंग पाउडर। तो सारा नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करेंगे धोने का सोडा के बारे में। इसका फार्मूला होता है Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और जो 10H2O है इसको बोलते हैं क्रिस्टलन जल। इसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। इसका नाम द्वारा देखिए, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और इसको बनाएंगे कैसे, देखिए बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। हमने लास्ट रिएक्शन में देखा था कि बेकिंग सोडा क्या फॉर्मूला आता है, NaCO3। जब उसको गर्म करते हैं तब हमारे पास क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट। ये लास्ट में जो टॉपिक हमने किया था उसके अंदर ये रिएक्शन थी, प्लस में CO2 और प्लस में H2। ये रिएक्शन की थी हमने। तो बेकिंग सोडा को जब गर्म करेंगे तब हमें मिल रहा है सोडियम कार्बोनेट। तो ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। हमने क्या किया, बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट हासिल कर लिया। उसके बाद में उसका क्रिस्टलीकरण करेंगे, मीन्स उसमें क्रिस्टलन जल ऐड करेंगे। 10H2 हमने उसमें ऐड किए तो हमारे पास क्या मिल गया, धोने का सोडा। तो ये है इसको बनाने की विधि। अब बात करते हैं इसके उपयोग के बारे में। तो धोने का सोडा मीन्स वॉशिंग पाउडर, जो घरों में हम डिटर्जेंट पाउडर यूज करते हैं, तो ये वो है। तो इसका जो उपयोग देखिए, उपयोग नंबर 3, इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। ये हर घर में होता है। इसके अलावा इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में भी होता है। इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में होता है। और बोरेक्स है एक सोडियम का यौगिक, उसके उत्पादन में भी इसका उपयोग होगा। एंड लास्ट में देखो, जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए इसका उपयोग होता है। जल की जो कठोरता है उसको दूर करने के लिए भी हम धोने के सोडे का उपयोग करेंगे। तो ये है आपका कंप्लीट धोने का सोडा। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात कर रहे हैं क्रिस्टलन जल के बारे में। तो देखिए क्या होता है, हम पहले भी बता चुके हैं कि सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। तो इसके अंदर जो 10H2O है तो ये क्या है, क्रिस्टलन जल होता है। तो अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। लवण के एक इकाई सूत्र में भी कोई लवण, उसका सिर्फ एक इकाई सूत्र लिया, यानी कि एक सिंगल फार्मूला, तो वो हमने लिया। उसके अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, एक निश्चित अमाउंट में निश्चित अणुओं की, जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। भी जल के उसके अंदर कितने अणु हैं, निश्चित अणु, तो उनको हम कहेंगे क्रिस्टलन जल। जैसे सोडियम कार्बोनेट में 10 होते हैं, कॉपर सल्फेट में 5 और कैल्शियम सल्फेट इसमें होंगे 2 वाटर मॉलिक्यूल। तो ये होता है क्रिस्टलन जल। तो अब जैसे ये कॉपर सल्फेट की अगर हम बात करें तो इसका कलर होता है नीला। अगर हम इसको गर्म करेंगे तो ये सारे के सारे वाटर है मॉलिक्यूल है, ये उड़ जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे, तब इसका रंग हो जाता है सफेद। अगर फिर से हम इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, पानी मिक्स करेंगे इसके अंदर, तो वापस से क्या इसका कलर ब्लू हो जाएगा, वापस से क्रिस्टल फॉर्म कर लेगा।
तो इस तरह इसकी ये है प्रॉपर्टीज क्रिस्टलन जल की। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको हम आमतौर पे पीओपी के नाम से जानते हैं। फॉर्मूला इसका CaSO4.12H2O। इसको बोलेंगे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब देखिए जिप्सम को जब 373 केल्विन पर गर्म करेंगे तो यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाता है। जब उसको गर्म करेंगे इस स्पेसिफिक ताप पर, इससे ज़्यादा गर्म करेंगे तो सारे का सारा जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा और वो अकेला कैल्शियम सल्फेट बच जाएगा। इसीलिए इसको इस स्पेसिफिक ताप पे गर्म करेंगे ताकि इसके अंदर एक निश्चित जो मात्रा है क्रिस्टलन जल की वो बची रहे। तो इस प्रकार ये इसका निर्माण होता है और यह एक सफेद रंग का चूर्ण होता है। और जब इसमें वापस जल मिला देंगे तो क्या होगा कि ये जिप्सम में बदल जाएगा वापस, इस जिप्सम के अंदर, जिसका फार्मूला होता है CaSO4.2H2O। ये जिप्सम है तो वापस ये जिप्सम में बदल जाएगा और क्या हो जाएगा, कठोर ठोस बन जाएगा बिल्कुल। इसका उपयोग देखिए, उपयोग इसका डॉक्टरी उपयोग करते हैं इसका। अगर किसी की हड्डी टूट जाए हाथ की, पैर की या किसी और अंग की तो उसके अंदर वो प्लास्टर करते हैं। तो प्लास्टर इसी से होता है, पीओपी से, प्लास्टर ऑफ पेरिस से, और ताकि उनकी जो हड्डियाँ हैं वो सही जगह स्थिर रखी जा सके। अगला जो उपयोग है इसका वो है खिलौने में, सजावटी सामान बनाने में इसका उपयोग होता है। अलग अलग प्रकार के खिलौने बनाते हैं, सजावटी सामान जैसे फूलदान हो गए या अन्य प्रकार के कोई मूर्ति, तो उनको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और तीसरा सतह को चिकना रखने के लिए, अगर कोई खुरदरी सतह है उसको चिकना बनाने के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं। तो ये है आपके टॉपिक इस चैप्टर के सारे